तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में जो हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, हम हिस्ट्री का बैच लेकर आए हैं, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच रहेगा। इसमें हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री आज और पाषाण काल, मतलब डेली लाइव क्लास चलेंगे। और मेरा टारगेट है कि एंशियंट फिर मेडिवल फिर मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कंप्लीट करना। और जो भी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आज हम एंशियंट हिस्ट्री लेकर के आए हैं। तो इसके साथ साथ आपको 150 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है। कम से कम तो रहेगा ही। स्टोन एज देखेंगे, क्लास 1 हमारा है। और मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है, ठीक है। तो हम शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे, जैसे कि ईयरली, पैलियोलिथिक, मिडिल, मतलब फिगर के साथ भी इमेज भी लिया हुआ है। तो इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि लॉन्ग क्लास चलने जा रहा है। अब हम हिस्ट्री ही अगर आज बात करते हैं तो हिस्ट्री किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर लाइव अगर है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत से ही अब स्टार्ट किए हैं। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री यहाँ पे है ना। तो भाई हिस्ट्री क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग के क्लास में ही, मतलब शुरुआत से ही पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम क्या देखते हैं, जो निश्चित तौर पर, ठीक है, घटनाओं के बारे में बताता है, ठीक है। जो निश्चित तौर पर क्या घटनाओं के बारे में बताता है, ठीक है। जो निश्चित तौर पर घटना जो हुआ है उसके बारे में बताता है, ठीक है। हिस्ट्री वो ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में क्या बताता है, जो निश्चित तौर पर घटनाओं के बारे में ही बताता है। इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री, इतिहास जो शब्द है कहाँ से आया, ठीक है। तो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड जो है हमारा हिस्टोरिका, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड जो है हिस्टोरिका, वहां से हमारा हिस्ट्री आया है, ठीक है। अब देखिए, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। सॉरी, हिस्टोरिया नाम है, ठीक है। हिस्टोरिका नहीं, हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया है, वहाँ से आया है हिस्ट्री। अब बताइए सबसे पहले कि हिस्ट्री जो शब्द है, बुक है एक, आपको पता होगा कि हिस्टोरिया मतलब, पहले समझना है कि हिस्टोरिया मतलब होता क्या है। तो हिस्टोरिया मतलब क्या होता है कि जो छानबीन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। जहाँ खोज खोज जैसे किसी चीज़ का खोज करते हैं ना, तो वहाँ पे उसी को बोलते हैं छानबीन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम हिस्टोरिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हिस्ट्री आ गया तो इसमें हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि हेरोडोटस के बारे में। तो आपको पता होगा कि हेरोडोटस का एक बुक है। हेरोडोटस का एक बुक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया, ठीक है। हिस्टोरिया, ठीक है। हिस्टोरिका नाम है शायद, यहाँ हिस्टोरिका, ठीक है। तो हिस्टोरिका जो बुक है हेरोडोटस का, आपको पता होगा, तो इसी को ही हम हेरोडोटस के ही मतलब बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हेरोडोटस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरोडोटस का एक बुक है हिस्टोरी का, ठीक है। और उन्हीं के बुक पे ही हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इनके बारे में वही डीप में पढ़ेंगे अभी आज भर, तो अभी इतना ही देखेंगे कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री आ गए हैं। तो भाई हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे इसमें तो बहुत चीज़ हम लोगों को मिलेगा हिस्ट्री में। जैसे प्राचीन हो गया, एंशियंट, ठीक है। एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, और मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो अगर हमें हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री बहुत लंबा, मतलब लॉन्ग पीरियड है ना, हिस्ट्री का लॉन्ग पीरियड है। अब इस पीरियड को समझने के लिए हम डिवाइड किए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं, इसको साइड में करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। मैंने पहले बता दिया कि जो वैसा ग्रंथ है जिसको, जो निश्चित तौर पर घटनाओं के बारे में बताता है उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, जो घटना के बारे में बताता है, ठीक है। और इसका एक ग्रीक वर्ड था, हिस्टोरिका से आया है, हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, छानबीन करके ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। हिस्ट्री का बहुत लॉन्ग पीरियड रहा, लॉन्ग पीरियड रहा, इसीलिए हम इसको पढ़ने के लिए हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले समझेंगे कि जो हिस्ट्री हमारा उत्पत्ति हुआ तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में हमारे पास स्रोत होगा। जैसे कि हम देखते हैं आर्कियोलॉजी, पहला जो स्रोत हमको मिला है कि हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, तो जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट देखते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, CHE होता है ना, CHE, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल जो हमारा सोर्सेस है, ठीक है। तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जो पुरातात्विक बोलते हैं स्रोत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमारा है, जैसे में क्या हो गया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको पता होगा कि फोजिल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोजिल्स मतलब क्या होता है, अवशेष वगैरह, जो अवशेष मिले थे उसी से तो समझे थे कि नहीं इसके बारे में रिसर्च वगैरह हुआ कि कहाँ का कौन सा अवशेष मिला, तो अब सब पढ़ेंगे डीप में। उस उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो हम देखते हैं, फोजिल्स हो गया और हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस हो गया जिसको हम अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इंस्क्रिप्शंस के अलावा मॉन्यूमेंट्स हो गया, क्वाइंस हो गया, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस हो गया, क्वाइंस हो गया, और क्या मिला था हमारा, स्टैचू वगैरह मिले थे। तो हम इससे पता किए कि हमारा जो है हिस्ट्री का उत्पत्ति होता है, जो हमारे सोर्सेस मिले थे स्टार्टिंग में ही। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो होते हैं, इसके कारण से हम पता किए ना कि ये पुरानी चीज़ें हैं। उसके बाद हम सोर्सेज देखते हैं सेकेंड नंबर पे, जो लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस हमारा क्या है, तो भाई अगर लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं, जैसे कि हमारे पास रिलीजियस आएगा, ठीक है। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस आएगा, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में। अब देखते हैं रिलीजियस में कौन कौन सा आएगा। तो रामायण बुक आप पढ़े होंगे, तो हमको पता चलता है इससे, इसके बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, ठीक है। तो रामायण महाभारत हो गया रिलीजियस सोर्सेस में। और आप देखेंगे नॉन रिलीजियस में, तो चाणक्य के बारे में पढ़े होंगे। तो चाणक्य का जो बुक है, क्या सा अर्थशास्त्र, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा हिस्ट्री का यहीं से ही खोज हुआ था, या फिर इसके बारे में हम पढ़ते, अभी भी पढ़ते हैं इसके बारे में, चाणक्य का हो गया। और हम नॉन रिलीजियस में देखेंगे मेगास्थनीज का जो बुक था, इंडिका था, पतंजलि का महाभाष्य था, ठीक है, और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस था बुक था, ठीक है। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। और हम ज़्यादातर देखते हैं, अभी लिख देता हूँ, ठीक है, मेगास्थनीज की बुक के बारे में हम देखते हैं जो नॉन रिलीजियस हैं, जैसे कि मेगास्थनीज का था, इंडिका था, ठीक है। और हम देखते हैं, और एक और था क्या, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य का था। ऐसा ऐसा बुक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और हम देखते हैं विशाखदत्त, विशाखदत्त किसका था, मुद्रा राक्षस का था, ठीक है। तो ये बहुत सारे बुक्स मिले थे जिससे हम सोर्सेस के बारे में पता किए कि ये पुरानी चीज़ें हैं। तो हमको यहाँ से सोर्स मिला था, तभी तो हिस्ट्री के बारे में जानकारी हुआ सबको। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे जो सोर्सेज मिला हमारे पास, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर जो ट्रैवलर्स है, ठीक है, फॉरेनर ट्रैवलर्स। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फॉरेनर ट्रैवलर्स भी आए थे, जैसे कि यहाँ पे गुप्ता का फाहियान भी हमारे पास आया था ना। फाहियान कब आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाहियान के बारे में, ठीक है। तो गुप्ता काल में ही आया था, गुप्ता पीरियड में। उस टाइम जो शासन चल रहा था हमारे पास चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का हमारे पास शासन चल रहा था, गुप्ता पीरियड में फाहियान आया था। और ये 15 साल तक भारत में रहा है, और शिक्षा प्राप्त की है भारत में रह के, ठीक है। और हमको पता चलता है फाहियान के बारे में हो गया। में और एक और है, ह्वेनसांग भी आया हमारे यहाँ। एक कभी कभी बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछा गया कि जो ह्वेनसांग आया था किस शासनकाल में आया था, तो पुष्यभूति वंश के शासक में आया, ठीक है। पुष्यभूति वंश जो है था उस समय ही आया था ह्वेनसांग, और ये 16 वर्ष तक रहा था हमारे पास, ठीक है। उस टाइम शासन कौन कर रहा था, तो हर्षवर्धन कर रहा था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ठीक है। तो हमको इससे पता चलता है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमारा हो गया, जैसे यहाँ पे देखते हैं
ठीक है। जैसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया, तो पुरातात्विक स्रोत से हमको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, जैसे फोजिल्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं, और क्वाइंस, स्टैचू वगैरह। लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास है, जैसे रिलीजियस में रामायण महाभारत, और नॉन रिलीजियस में अगर देखते हैं तो चाणक्य का जो है अर्थशास्त्र बुक है, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। ठीक है। अब हम डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स देख लिए। भयान आया था जो गुप्ता पीरियड में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 15 वर्ष तक रहा था, और हेनसांग भी आया था पुष्यभूति वंश के शासनकाल में 16 वर्ष तक रहा था। अब यहाँ पर तो पता चल गया कि हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमको पहले डिटेल में जानकारी लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री का बहुत लॉन्ग पीरियड था। ठीक है। आपको पता होगा कि हिस्ट्री जो है बहुत लॉन्ग पीरियड में रहा। अब भाई जब लॉन्ग पीरियड में रहा है तो इसको डिवाइड भी करेंगे। अब देखेंगे डिवाइड हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। पहला हम एंशियंट, दूसरा मेडिवल, और तीसरा मॉडर्न पढ़ते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे जो पता चला है, तो अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड अगर हम बता देते हैं, तो अगर हम अननोन से, इसका ज्ञात नहीं है, लगभग हम मान लेते हैं कि अननोन से लेके इसका जो पीरियड चला था, ठीक है, अननोन से लेके 712 एडी तक। ठीक है। 712 एडी तक हम अननोन इसका मानते हैं। ठीक है। प्राचीन काल का। अब आगे देखते हैं मेडिवल का 712 से 1707 तक। ठीक है। अब जो आधुनिक भारत का है 1707 से 1947 तक। ठीक है। तो मॉडर्न हम यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, बहुत लंबा इतिहास है, आपको पता होगा कि एंशियंट हिस्ट्री सबसे लंबा है। ठीक है। अब एंशियंट हिस्ट्री लंबा है तो इसको भी तो हम पढ़ने के लिए हम 2-3 भाग में बांटते हैं। ठीक है। अब 3 भाग में कौन कौन सा भाग में बांटते हैं उसके बारे में समझेगा। ठीक है। तो वेट अ सेकेंड। अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री जो है सबसे लंबा है, इसीलिए इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। हमको स्टोन एज का टॉपिक है तो स्टोन एज ही आज पढ़ेंगे। तो स्टोन एज स्टार्ट करने से पहले आप एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद हम सारा क्वेश्चंस भी रखेंगे। ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री, देखिए एंशियंट हिस्ट्री जो अब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम 3 भाग में इसको बांट दिया गया। ठीक है। 3 भाग कौन कौन सा है? ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। प्री हिस्टोरिक। ठीक है। प्री हिस्टोरिक जो है इसका पीरियड होता है। प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक हो गया, और तीसरा हो गया हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारा है कि कब से कब तक चला था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, और देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जब हम पढ़ेंगे तो इसका कोई ज्ञात नहीं है, मतलब अननोन से हम मानते हैं कितना तक, 2500 BC तक हम मानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक अगर पीरियड देखते हैं तो 2500 से 6000 BC तक देखते हैं, 2500 से 600 BC तक। ठीक है। अब हम हिस्टोरिक पीरियड देखेंगे तो 600 BC से 712 एडी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि BC AD क्या होता है। ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट से जो पहले, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। और एक बात इसमें समझनी है कि जैसे कि BC AC जो पढ़ते हैं, AD पढ़ते हैं, तो जैसे मान लें कि AD मतलब एनो डोमिनी, जैसे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ठीक है। तो इसके जो पहले हम पढ़ेंगे वो बिफोर क्राइस्ट, और इसके आगे एनो डोमिनी पढ़ते हैं AD। ठीक है। मतलब जन्म से पहले वाला जो पीरियड होगा वो हमारा BC में कहलाएगा, और जन्म के बाद में AD में कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि 100 BC दे दिए। ठीक है। 100 BC हो गया, जैसे AD ले लिए। ठीक है। तो जैसे 1000 हो गया, 2018 भी कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है। ठीक है। तो ए बिफोर वाला BC में पढ़ेंगे, और आफ्टर वाला जो है एनो डोमिनी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो ईजी है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। जो हमारा आज का टॉपिक था वो देखते हैं। अब देखिए प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड 3 भाग में बांट दिए। ठीक। अब हिंदी में देखते हैं इसको। हिंदी में अगर देखते हैं तो हिंदी में इसको लिख देते हैं। ठीक है। देखिए प्री हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक, ये प्राग ऐतिहासिक होता है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल,
प्राग ऐतिहासिक हो गया। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल। फिर हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक काल। ये तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, इसमें तीनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, सीधी सी समझनी है, सीधी बात है, इसमें ज़्यादा समझने लायक नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जहाँ पे फोजिल्स पर आधारित है, ठीक है। फोजिल्स मतलब क्या बोलते हैं, अवशेष वगैरह जो है ना उस पर आधारित है, ठीक है। रिटेन सोर्स हमारा नहीं है, रिटेन जो सोर्सेस है हमारा, रिटेन सोर्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम फोजिल्स पे है आधारित है, मान लिए हैं कि ये हुआ था घटना, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए आदि ऐतिहासिक काल जो होता है ये भी फोजिल्स पर ही है, ठीक है। फोजिल्स पर ये भी आधारित है, बट यहाँ पे रिटेन सोर्स भी है, ठीक है। यहाँ पे रिटेन सोर्स हमको मिला है, पढ़ेंगे अभी सब डिटेल में। बट रिटेन सोर्स तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड है। अनआइडेंटिफाइड है मतलब कि क्या हुआ कि हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिक पीरियड भी क्या है, तो ऐतिहासिक काल में तीनों चीज़ है हमारे पास। ऐतिहासिक काल में फोजिल्स भी है, रिटेन सोर्स भी है, और प्लस में इसको हम पढ़ भी पाए हैं, ठीक है। तो ये हम सब पे देखेंगे। यहाँ पे फोजिल्स भी है, ठीक है, रिटेन सोर्स भी हमारे पास है, और ये है आइडेंटिफाइड है, मतलब हम पढ़ चुके हैं, इसके हासिल है पढ़ने में, हमारे पास क्षमता है कि हम इसको सब कुछ क्लियर कर बैठे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड है, ठीक है। तो ये बस तीन चीज़ समझनी थी, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि ये सबसे लंबा है, ठीक है। क्योंकि लंबा है, लॉन्ग है पीरियड, इसीलिए तो इसको हम तीन, इसको भी हम देखेंगे पढ़ेंगे 9 से 2500 BC है, क्योंकि इसमें इस टाइम फोजिल्स पर ही सिर्फ आधारित है, और यहाँ पे जो है रिटेन सोर्सेज हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड ही हम पढ़ेंगे सबसे पहले। प्री हिस्टोरिक पीरियड हम देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब चैप्टर स्टार्ट होगा वो पढ़ेंगे। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड जो सबसे लंबा था उसी को पढ़ते हैं, प्री 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 हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड सबसे लॉन्ग है, तो इसको भी हम पढ़ने के लिए तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को जो हम पढ़ेंगे, नहीं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को जो हम पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट में भाग में। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज और कॉपर एज, इसको दो भाग में पढ़ेंगे, स्टोन एज एंड कॉपर एज, ठीक है। तो स्टोन एज मतलब पाषाण काल, तो आज का हमारा टॉपिक ही है स्टोन एज, ठीक है, यही पढ़ेंगे। कॉपर एज हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब ताम्र युग बोलते हैं, ताम्र युग आया था, इस भी पढ़ेंगे। पाषाण काल में अगर देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि 5 लाख से हम 10,000 BC तक हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो 3,000 से 2,000 BC, ठीक है। तो ये हम सब अभी डिटेल में इसका जानेंगे, ठीक। अब हम डेटा के आधार पर अगर हम देखते हैं स्टोन एज को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो अभी स्टोन एज को जब हम पढ़ेंगे तो ये लॉन्ग पीरियड है स्टोन एज, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लाख से लेके 10,000 BC तक है। तो भाई इतना तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। और ये है कॉपर एज, तो है, इसको बाद में देखेंगे अगला टॉपिक में, मतलब जब रहेगा। आज जो टॉपिक हमारा पाषाण काल है, स्टोन एज, तो आज हम सिर्फ स्टोन एज देखेंगे। स्टोन एज में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड जैसे अननोन से लेके यहाँ पे 10,000, कहीं कहीं 8,000 भी रहेगा, ठीक है ना। तो इस 8,000 BC, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है, मतलब कोई कोई बुक्स वगैरह में 5 लाख से 10,000 BC भी रहता है, कोई कोई में 8,000 BC, मतलब ऐसा ज्ञात नहीं है, अननोन ही मान सकते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल को तीन भाग में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे सब आ गया, अब हम देखेंगे, आराम से जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है, मतलब पूरा पाषाण काल, यहाँ पे सब लिखा हुआ, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। जस्ट अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेम है, कि पुरातत्व पे जो आधारित था,
पाषाण युग, स्टोन एज एंड ताम्र युग, ठीक है। तो ये दोनों अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी जस्ट पढ़े, प्रागैतिहासिक काल जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इसमें हमारा लिखित साक्ष्य नहीं है। कांस्य युगीन जब हम पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे, हड़प्पा काल पढ़ेंगे, ठीक है, आयरन एज भी पढ़ेंगे, आयरन या फिर लौह युग पढ़ेंगे। ये पढ़ना रहेगा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल जब हम बताए थे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम ये सब पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे बताए थे ना कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है 2500 से इतना तक, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक था वो स्टोन एज था, ठीक है। तो स्टोन एज हम प्राग ऐतिहासिक काल में ही पढ़ते हैं दोनों, स्टोन एज एंड ताम्र जो है। तो पाषाण काल आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पाषाण काल होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। पाषाण काल पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है ना, पाषाण काल मतलब हम मान सकते हैं कि अननोन से लेके मतलब या फिर 5 लाख से 10,000 ना, एक सेकेंड, 10,000 या फिर 8,000 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 ही मानते हैं, ठीक है। 10,000 BC के बारे में हम पढ़ेंगे, पाषाण काल के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है इसलिए हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। एक पीरियड जो आएगा हमारा 5 लाख से 10,000 BC, ठीक है। 5 लाख से एक पीरियड हमारा आएगा 5 लाख से 10,000 BC, और एक जो कभी कभी 9,000 भी रहता है, तो 9,000 से यहाँ पे 7,000 होगा, ठीक है, 7,000 BC, और एक होगा 7,000 से 10,000 BC नवपाषाण काल। तो पूरा जो है पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज होगा, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल, कौन सा एज हो जाएगा, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज, ठीक है। नव पाषाण काल का क्या हो जाएगा, तो नव पाषाण काल हो जाएगा न्यूलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है। तो नव पाषाण काल जो होगा वो न्यूलिथिक पीरियड में होगा। 3 पढ़ेंगे पाषाण काल में, 3 सिर्फ पीरियड में इसको बांट दिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग था, इस कारण से हम 3 पीरियड में बांट दिए हैं। एक हो गया पैलियोलिथिक, एक हो गया मेसोलिथिक, और एक हो गया न्यूलिथिक, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, जो ईसा मसीह का जो जन्म होता है उससे पहले हम अभी बताए थे BC होता है, जैसे 10,000 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से 10,000 पहले भी पढ़ेंगे, 5 लाख से 10,000 पीरियड। और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद AD पढ़ते हैं मतलब एनो डोमिनी, ठीक है, या फिर CE बोलते हैं, कॉमन ईरा, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। अब हम पढ़ने स्टार्ट, हमारा चैप्टर हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे मतलब पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, तो उस समय हमारा जो मनुष्य था वो आदि मानव था। क्या था, मनुष्य आदि मानव था। उस समय आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो है पैलियोलिथिक पीरियड में आदि मानव तो हम लोग थे ही, और उस समय आग का जो आविष्कार हुआ था और शिकारी हुआ करता था, मतलब यही था, ठीक है ना। एक बात याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चंस आते थे कि आग का आविष्कार कब होगा, जब स्टोन एज स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो पीरियड आएगा उस समय आग का ही तो आविष्कार करेंगे। धीरे धीरे हमारा मनुष्य ग्रोथ होते जाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ होते जाएगा धीरे धीरे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, पशुपालन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद खेती करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पीरियड आएगा, तो आग का आविष्कार जैसे जैसे हमारे पास हुआ, पूरा पाषाण काल में ही हमारे पास आग का आविष्कार हुआ। इतना याद रखिए, पूरा पाषाण काल में हमारे पास आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। क्योंकि हम आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है, और मनुष्य सिर्फ शिकारी हुआ करता था। अब यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल आ गया, तो मध्य पाषाण काल में जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है SSC, इसका टाइम पीरियड जो SSC के एग्जाम में है 12,000 से 10,000 पीरियड में इसका क्वेश्चंस का आंसर दिया था SSC, इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। SSC जो मध्य पाषाण काल का पिछले साल 2024 में CGL में पूछा था कि इसका टाइम पीरियड, तो 12,000 से 10,000 इसका रट्टा मार लेना, क्योंकि हम पढ़ने के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे 9,000 से 7,000 के बीच में मेसोलिथिक के बारे में, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है, जो पूरा पाषाण काल जो हमारा था उस समय हमारे पास आग का आविष्कार हुआ था, क्योंकि उस समय मनुष्य आदि मानव थे। मध्य पाषाण जैसे जैसे आ गया तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, कहने का मतलब जो है मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट किया। तो मध्य पाषाण काल जब आएगा, ठीक है ना, जब हमारे पास मध्य पाषाण काल आएगा तब हमारे पास क्या हुआ, मध्य पाषाण काल जब आया तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ठीक है। क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गया, और उस हिसाब से हम मनुष्य कृषि करना स्टार्ट किया, ठीक है। मनुष्य ने पशुपालन किया, ठीक है। मेसोलिथिक में सिर्फ पशुपालन किया था, और नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी साक्ष्य मिलता है। ये बस 3 चीज याद रखनी है, ठीक है। एक बात फिर से रिवीजन कर देता हूं, पूरा पाषाण काल में सिर्फ मनुष्य क्या हुआ करता था,
आग का आविष्कार सिर्फ हुआ था, आदि मानव था। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया। नव पाषाण काल आया, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी स्टार्ट हो गया। अब भाई धीरे धीरे ग्रोथ हो गया। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है ना, तो ये जो फिगर से आप क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य ये आदि मानव है, और आग का आविष्कार देखिए कैसे हो रहा था, ठीक है। और हम एक चीज और देखेंगे, पैलियोलिथिक जो पीरियड है, पूरा पाषाण काल, इसके बारे में जब समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी पर हो गया, ठीक है ना, पृथ्वी हो गया 4,000 मिलियन जो है साल पुरानी है, ठीक है। पृथ्वी कितना साल पुरानी है? 4,000 मिलियन साल पुरानी है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे निचली सतह होता है, कोर होता है, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद भूर पट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। एक चतुर्थ अवस्था होता है जो हम पदार्थ का पढ़े हैं, वो होता है क्या? प्लिस्टोसिन, जो हिम युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो बहुत पुराना है, 1 लाख BC तक हम पढ़ेंगे, मतलब बहुत पुराना था, जिसको हम होलोसीन युग के नाम से जाते थे, ठीक है। होलोसीन युग क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। अभी हम जब समझते हैं तो ये पत्थर हो गया हमारे पास जो है, सब स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, शुरू से, लेकिन ठीक है ना। वेट अ सेकेंड। तो मैंने अभी बताया कि जो है जैसे उपकरण, जैसे भारत में सबसे पहले समझिए कि भारत में जो है पाषाण काल, ठीक है। तो भारत में जो है पाषाण काल सभ्यता जो है 1863 ईस्वी में ही अनुसंधान किया गया था, ठीक है, 1863 में। तो जैसे जैसे उपकरण ज़्यादा मिलने लगा, ठीक है, तो भाई उपकरण जब ज़्यादा मिलने लगा तो इसको भी तो हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़े थे कि जो हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को 3 भाग में जो बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम हिस्ट्री को तो सबसे पहले देखिए 3 भाग में बांटा गया था, जो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग था, ठीक है, लॉन्ग था। तो भाई लॉन्ग था तो उसको भी 3 बार में डिवाइड किए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यहाँ पे जो है पूरा पाषाण काल है, इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि यार जैसे जैसे उपकरण, अलग अलग प्रकार के उपकरण मिले थे, तो डिफरेंट टाइप के जब उपकरण थे तो उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो पढ़ेंगे लोअर, मतलब जो है, या फिर ईयरली पैलियोलिथिक पीरियड, 5 लाख से 50,000 के तक है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, ठीक है, 5,000 से 50,000 से 40,000 तक है मिडिल पैलियोलिथिक एज। और अपर पैलियोलिथिक एज जो है 40,000 से 10,000 पीरियड तक, जो जिसको हम बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। 3 पीरियड है, इसको याद रखनी है पूरा पाषाण काल में। क्यों था? क्योंकि आपको पता होगा कि जो पूरा पाषाण काल था उस समय पूर्णतः प्राकृतिक पर हम मनुष्य निर्भर था, मांस और जो है कंदमूल पर भी निर्भर था, शिकारी हुआ करता था, और कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, ठीक है, उस टाइम तो नहीं था भाई। पूरा पाषाण काल से पहले हमारे पास थोड़ी ना कुछ ज्ञान था। तो पूरा पाषाण काल के बारे में जब हम डिवाइड किए, तो आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में हम आग का आविष्कार कर लिए थे। मध्य पाषाण काल में हम क्या चीज के आविष्कार किए? तो हम पशुपालन करने लगे। फिर नव पाषाण काल जब हुआ तो हम पशुपालन के साथ साथ यहाँ पे हम कृषि भी करने लगे थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल था जब हम उस समय, जब आग का आविष्कार नहीं किए थे, उससे पहले के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिस समय आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो जस्ट 3 भाग में बांट किए। सबसे पहले जो है अब आएगा लोअर पैलियोलिथिक, मतलब जो है पूर्व पूरा पाषाण काल से पहले क्या था, 5 लाख से 50,000 पीरियड तक है। मिडिल मैंने बता दिया 50,000 से 40,000 पीरियड है। और अपर पैलियोलिथिक एज है 40,000 से 10,000, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे देखते हैं जो 3 भाग में बांटा गया था। देखिए जब अपर पैलियोलिथिक पीरियड था, मतलब 5 लाख से जो है 50,000 पीरियड से पहले भी कोई युग चला होगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत पुराना है ना, उससे पहले भी तो कोई युग चला होगा। पृथ्वी बहुत पुराना है, 4,000 मिलियन साल पुराना है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि जो पूरा पाषाण काल को 3 भाग में पढ़े थे, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक, मेसो, फिर अपर, 3 भाग में। भाई उससे पहले भी तो कोई युग चल रहा होगा ही, जरूर चल रहा होगा, जिसी को हम बोलते हैं हेलोसीन युग, ठीक है, जिसको हम हिम युग बोलते हैं। ये याद रखनी 1 साल पहले तक, ठीक है। हम तो ये अननोन से 50,000 के बीच तक ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें 3 भाग में जो बांटा है, उससे पहले भी कोई युग चल रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए शिकारी एंड भोजन संग्रह करता था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। शिकारी भी था और भोजन संग्रह भी उस टाइम करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना।
और कृषि भी करने लगे। कृषि तो हम करने लगे किस में, नवपाषाण काल में, ठीक है। एक मिनट, पूरा मध्यपाषाण काल में तो हम कृषि करने लगे थे और नवपाषाण काल में हम कृषि के साथ पशुपालन करने लगे थे, ठीक है। तो कृषि और भोजन संग्रह के बारे में समझेंगे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, ठीक है, लोअर या फिर लोअर पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे जस्ट अभी लिखा हुआ, ठीक है ना, लोअर या फिर ईयरली पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोअर, ठीक है, यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे अपर, ठीक है, 3 प्रकार, ठीक है। जब जो है वहाँ पे प्लीस्टोसीन का जो अंतिम चरण था, ठीक है ना, वो है उत्तर पूरा पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्लेटोस्टीन युग जिसको हम हिम युग बोलते हैं, उस समय के बाद का जो पीरियड है उसके बारे में देखेंगे। पूर्व पूरा पाषाण कालीन जो है स्थल जैसे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब 5 लाख से 50,000 पीरियड था तो इस समय कुछ ना कुछ उपकरण मिले ही होंगे, 100% है कि कुछ ना कुछ मिले ही होंगे ना भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हुआ उपकरण। तो उपकरण कहाँ कहाँ मिले थे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे सोहन घाटी, तो सोहन घाटी कहाँ है, पंजाब से है। तो भाई सोहन घाटी पंजाब से है तो यहाँ पे कौन सा उपकरण मिला था, तो ये याद रखनी है। सबसे पहले जो है पंजाब के सोहन घाटी से एक सबसे फेमस, ठीक है, चापर चॉपिंग, ठीक है, चापर चॉपिंग, याद रखिए, चॉपर CHOPPER, ठीक है, चॉपिंग CHOPPING, ठीक है। चॉपर चॉपिंग जो है पेबुल संस्कृति, ठीक है, पेबुल संस्कृति जो सबसे पहले मिला था पंजाब के सोहन घाटी से, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले थे। भाई ये संस्कृति क्या होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई ये संस्कृति क्या होता है, जैसे कि मैं अभी एक फिगर से बताता हूँ, ठीक है। चापर चॉपिंग जो पेबुल संस्कृति था सोहन घाटी में मिला था, सबसे पहले पंजाब में मिला था। तो इसके बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि यार आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, जितना टाइम लगे आराम से। अरे यार मिस्टेक कहाँ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे औजार हो गया, ठीक है, ये क्या, ठीक है, जैसे यहाँ पे औजार हो गया, ठीक है। तो चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया कि ईयरली पैलोलिथिक पीरियड है, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड और अपर पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है, 3 पीरियड जस्ट मैंने बताया, ठीक है, ईयरली, मिडिल, अपर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे चापर चॉपिंग जो पेबुल जो है संस्कृति क्या होता था, जैसे कि ये हो गया पूरा पत्थर था, ठीक है, जैसे ये मान लिया कि पूरा पत्थर है, जैसे ये मान लिया पूरा पत्थर हो गया, ठीक है। तो इस पत्थर को यहाँ से यहाँ कट कर दिए, ठीक है, जैसे कि ये पत्थर को कट करके ये किया गया, ठीक है, पत्थर को कट कर दिए तो ये हो गया चॉपर, सॉरी चॉपर हो गया, ठीक है, ये हो गया चॉपर बन गया। अगर दोनों साइड कर देंगे तो चॉपिंग बन गया, जैसे कि ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर हो गया चॉपर, इसको भी कर देंगे तो इससे औजार बनता था, ठीक है, जैसे ये औजार बना हुआ है चॉपर हो गया। अब दोनों तरफ जब कट करने लगे उसको चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए। तो ऐसा ऐसा औजार मिलने लगा था, सबसे पहले मिला था कहाँ से, सोहन घाटी, ठीक है, पंजाब के कहाँ से, सोहन घाटी से सबसे पहले उपकरण मिला था, पंजाब के कहाँ से, सोहन घाटी से, ये याद रखनी है। मैं जब इसमें लिख देता हूँ सब, ठीक है ना, यहाँ पे मैं सबसे पहले नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो सोहन घाटी यानी पंजाब का जो ये स्थल ही पूछता है कि पूर्व पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन सा है, तो जब से मैंने बता दिया कि चॉपर चोपिंग जो है पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले थे, सबसे पहले यहीं पे ही मिला था, ठीक है। फिर तमिलनाडु में भी कुछ मिला था, ठीक है ना, तमिलनाडु में सर्वप्रथम क्या मिला था कि हैंड एक्स का उपकरण, ठीक है, इसी पूर्व पूरा पाषाण काल में पढ़ना है कि हैंड एक्स का उपकरण, ठीक है, हैंड एक्स का उपकरण कहाँ मिला था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या मिला था, हैंड एक्स का उपकरण, ठीक है। तमिलनाडु के कहाँ पे मिला था, बदमदूरा और अत्तरीपक्कम में, ठीक है, बदमदूरा और अत्तरीपक्कम, ठीक है, बदमदुर्रा और अत्तरीपक्कम, ठीक है, बदमदुरा और अत्तरीपक्कम में क्या मिला था, हैंड एक्स का उपकरण, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में आपको पता होगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक वैज्ञानिक थे, ठीक है,
और पुरातात्विक विद भी थे, दोनों चीज़ याद रखिए। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण थे और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातात्विक विद थे। इसके बारे में रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, ठीक है। ये याद रखनी है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे भाई? तो भूवर्ग वैज्ञानिक एंड क्या थे, पुरातात्विक विद थे, ये याद रखें, ठीक है। जिन्होंने 1863 ईस्वी में कहाँ पे, पलावरम चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। पलावरम कहाँ पड़ता है, चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। तो पलावरम चेन्नई से क्या खोजा था इन्होंने? तो पहला हैंड एक्स के मिला था, पहला हैंड एक्स का उपकरण, हैंड एक्स का उपकरण मिला था, ठीक है। ये याद रखनी है, हैंड एक्स का उपकरण कहाँ मिला था? तो बदमदुरै और अतरी पक्का में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखनी कि जो बेलन के जो है लोहंदा नाला क्षेत्र में, ठीक है, इसी काल के जो है लोहंडा नामक, ठीक है, कहाँ पे मिला था? बेलन, बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बेलन के लोहंदा नामक क्षेत्र से क्या मिला था? तो मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी, ठीक है। मातृ देवी की एक प्रतिमा सबसे पहले मिला था, ठीक है, ठीक है। लोहंदा जिला में, बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में मिला था, ठीक है। मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी, ठीक है। अब इसको रखा गया कौशाम्बी संग्रहालय में, एक रखा हुआ, ठीक है। ये जो प्रतिमा मिली थी ये कहाँ रखा हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट का, ठीक है। तो ये कौशाम्बी संग्रहालय है, ठीक है। कौशाम्बी संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। इसको याद करनी है कि बेलन के जब लोहंदा क्षेत्र नामक क्षेत्र था उसमें मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी, ठीक ठीक। और ये ईयरली था, ईयरली पैलियोलिथिक पीरियड का था, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं इंपॉर्टेंट मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। चापर चॉपिंग समिति जैसे मैंने अभी बता दिया, ठीक है, मेन जो। अब आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक मैं खुद लेकर के आया हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात याद, मध्य पाषाण काल में फ्लैग टेक्नोलॉजी आ गया था ना, मध्य पाषाण काल में पढ़ेंगे फ्लैग टेक्नोलॉजी। अब इससे पहले अभी यहाँ पे देख लेते हैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछते हैं। तो ये याद रखनी है, जो स्थल पूछता है कि जो है पूर्व पूरा पाषाणकालीन पीरियड जो है, जिसको हम ईयरली जो है क्या बोलते हैं, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का स्थल पूछेगा, तो ये याद रखनी है, सोना जो है सोहन नदी पंजाब में पड़ता है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुफा चट्टानीय आवास मिली थी, जो है एक डिडवाना है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। नेवासा कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। हुंसगी कर्नाटका में पड़ता है। पहलगाम कहाँ पे पड़ता है, कश्मीर में। ये याद रखिए, जगह का नाम पूछते हैं, ठीक है। पटने, पटने महाराष्ट्र में है, जो शत्रुमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले मिली थी, ठीक है। शत्रुमुर्ग हो गया, सबसे पहले साक्ष्य मिली थी कहाँ पे, पटने में, ठीक है, पटने महाराष्ट्र में है, जो शत्रुमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करनी है, ठीक है। पूर्व पूरा पूरा जो है ईयरली जो है पैलियोलिथिक पीरियड का जो है वो पूछता है जगह का नाम, ठीक है। तो ये याद रखनी है। 5 चीज, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, डिडवाना है राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र में, और हुंसगी कर्नाटका में, पहलगाम कश्मीर में, और पटने कहाँ, महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट जो है स्थल पूछता है कि पूर्व पूरा जो है पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। भाई ऑप्शंस में ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे ये मैप हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैप हो गया। अब मैप में आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का जो स्थल है, इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टोनेज। तो यहाँ पे जितने सारे जो स्टोनेज है ना, ये स्टोन एज का बारे में दिया, ठीक है, ठीक है। ये रिवर्स हो गया, तो स्टोन एज के जस्ट बारे में उज्जैन हो गया, लोथल हो गया, ठीक है। इस सारे जगह का नाम है, कहाँ कहाँ से कौन सी जगह है, ठीक है। प्लवरम जो जस्ट अभी मैंने बताया था, ठीक है, तमिलनाडु के जो है प्लवरम में जो मिला है। अब यहाँ इसके मैप छोड़िए, अब नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पूरब जो है प्रसालकालीन जो क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फ्लैग टेक्नोलॉजी तकनीक पर आधारित है, ठीक है। दो पत्थर टकराकर नया धार जो है उपकरण बनाना, ठीक है। तो पत्थर मध्य पाषाण काल में जो क्या हुआ था कि जब से पूरा पाषाण काल था, तो फ्लैग टेक्नोलॉजी कहने का मतलब जैसे ये बड़ा पत्थर हो गया, ठीक है ना, ये बड़ा पत्थर हो गया, ठीक है। तो पत्थर को कट करके एक ब्लेड की तरह तैयार करना, मतलब कि एक साइड से कम कर देना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्लैग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो उस समय फ्लैग टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गया, मतलब दो पत्थर को टकराकर नया धार बनाने का उपकरण बना सीख लिए थे उस टाइम मध्य पूरा पाषाण काल में। उत्तर पूरा पाषाण काल, जब उत्तर पूरा पाषाण काल था, इसमें क्या होता था कि होमो जो है सेबियन की उपस्थिति,
होमोसेबियन की उपस्थिति, मतलब भीमबेटका की गुफाएं एमपी में पड़ता है, ये भी याद रखनी है। और फ्लिंट तकनीक का विकास भी हुआ यहाँ पे। फ्लिंट तकनीक, फ्लिंट तकनीक क्या होता है भाई? तो फ्लिंट तकनीक जैसे कि यहाँ पे औजार हो गया दोनों साइड से इस टाइप के, ठीक है ना, ये फ्लिंट तकनीक हो गया, ठीक। और इसका जो स्थल के नाम पूछेगा तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, नेवार कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। डिडवाना कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में, ठीक। तो ये सब याद रखनी है। और जैसे जैसे मध्य प्रशांत काल के बाद धीरे धीरे विकास हुआ, तो ठीक है, उनका मेन जो एक्यूपेशन था फूड गैदरिंग करना ही था, ठीक है ना। और जो है फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति जो बोले ना, उसको पत्थर को थोड़ा सा आगे साइड से कम कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रॉक पेंटिंग जो है एमपी से मिला था, ये हो गया, ठीक है। पेंटिंग किस प्रकार से मिली थी ये देख सकते हैं। ये हो गया महाराष्ट्र का हो गया इनाम का, और जो है नेवार। और ये राजस्थान में ये ऐसा प्रिंटिंग मिला था, ये देख सकते हैं हिरन का बना हुआ है, ठीक है ना, डिडवाना राजस्थान में, ठीक है। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है। एक चीज और याद रखनी है, उसको मैं बता रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मनुष्य हुआ करता था, क्या हुआ करता था? बंदर का एक प्रजाति था। तो ये जो हमारा है, सबसे पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑस्ट्रे जो है ऑस्ट्रेलोफिथेकस जो है, ऑस्ट्रेलोफिथेकस नाम है, ठीक है। रोबस्कस जो है नाम था सबसे पहले, ठीक है, मनुष्य का जो था। उसके बाद था होमो हैबिलिस, ठीक है। फिर जैसे जैसे विकास होते गया, ठीक है, होमो इरेकस। फिर उसके बाद हुआ होमो जो है सेपियंस जो है, नीदरलैंडियंस जो है, ठीक है, नियंडर थेलेसिस, ठीक है, ये याद रखनी है। फिर लास्ट में होमो सेपियंस जो है स्पेसिस बने थे, ठीक है। लास्ट में होमो सेपियंस बने थे, ठीक है, जब यहाँ पे जैसे धीरे धीरे दिमाग का विस्तार होते चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम होमो सेपियंस बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मध्य पाषाण काल जो है वो देखेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो एज है 9000 से पढ़ेंगे 7000 BC तक, यहाँ पे 7000 है, ठीक है ना। नव पाषाण काल का 7000 है, ज़्यादा इसको नहीं देखना। फिर मध्य पाषाण कालीन का जो पीरियड देखेंगे, तो भाई मध्य पाषाण कालीन जब पीरियड आएगा भाई, तो इसके बारे में हम क्या समझेंगे कि मध्य पाषाण कालीन के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, वेट अ सेकेंड, कि जब मध्य पाषाण कालीन आया था तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो भी ये याद रखनी कि जो मध्य पाषाण कालीन था सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1867 ईस्वी में एक आर्कीबाल्ड कैंपबेल नाम के थे, ठीक है। तो आर्कीबेल कैंपबेल थे, इन्होंने सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में क्या देखा? रॉक पेंटिंग, ठीक है। विंध्य क्षेत्र में रॉक पेंटिंग जो है खोज निकाले थे, ठीक है। वो कहीं यात्रा से जा रहे थे, तो वो उन्होंने रास्ता में ही देखा था रॉक पेंटिंग। तो मैंने यही मतलब सुना था कि ऐसा रॉक पेंटिंग रास्ता में जा रहे थे तो उन्होंने देखा था, ठीक है। तो मानव अस्थि जो है पंजर मध्य पाषाण काल में ये भी मिला था, ये भी याद रखिए, मानव अस्थि का पंजर मिला था। और गुजरात के लंघनाज में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि गुजरात के जो है लंघनाज में जो है मानव मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन की स्थल मिला था, ठीक है। गुजरात के कहाँ पे? लंघनाज में, ठीक है। जिसमें कि गुजरात के जो है लंघनाज में 14 मानव कंकाल, ठीक है, 14 मानव कंकाल थे, ठीक है ना। 14 मानव कंकाल मिले थे गुजरात के लंघनाज में, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके साथ साथ देखते हैं कि लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ यहाँ पे क्या मिला था कि पशुओं की हड्डियां, ठीक है, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन, ये भी याद रखनी है कि लंघनाज में क्या मिला था? मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। लंघनाज में ही मिट्टी के बर्तन के साथ साथ पशुओं की हड्डियां, ठीक है, पशुओं की हड्डियां, ठीक है। इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, और इसके साथ साथ कब्रिस्तान भी मिले थे लंगनहाज में, ठीक है, ये भी याद रखनी है। क्या मिले थे? कब्रिस्तान, ये भी याद रखनी है कि कब्रिस्तान भी गुजरात के लंगनाज में ही सबसे पहले मिला था। और महदहा प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है, महदहा जो है प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या मिला था? तो महदहा से अभी याद रखने, प्रतापगढ़ में हड्डियों एवं सिंह निर्मित उपकरण, ठीक है। तो हड्डियों एवं सिंह निर्मित उपकरण मिला था गुजरात के लंघनाज, एक मिनट, कहाँ पे? महदहा प्रतापगढ़ में पड़ता, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ,
तो एक बार याद रखनी है, महदहा प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो महदहा प्रतापगढ़ में क्या मिला था? तो हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, ठीक है, हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, ठीक है, ये भी याद रखनी है। और एक बात याद रखनी है, जी आर शर्मा ने महदहा के जो है 3 भागों में बांटा था, ठीक है। एक जी आर शर्मा थे, GRSHARA में, ठीक है। तो जी आर जो शर्मा थे महदहा को 3 क्षेत्र में बांटा था, ठीक है। एक झीले क्षेत्र थे, ठीक है, ये बुच्चरखाना क्षेत्र था, और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, 3 क्षेत्र में बांटा था जी आर शर्मा ने। कहाँ पे? महदहा प्रतापगढ़ में पड़ता, ठीक है उसको। देखिए बुचरखाना में क्या मिले थे? तो हड्डी मिले थे एवं सिंह मिले थे, ठीक है। उसके साथ साथ सिंह निर्मित उपकरण मिले थे, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र था, उतना आभूषण भी मिले थे, ये भी याद रखिए कि जो 3 क्षेत्र में जो बात था, झील, बुचरखाना और कब्रिस्तान क्षेत्र। तो बुचरखाना का जो क्षेत्र था उसमें हड्डी के साथ साथ जो मिले थे निर्मित उपकरण मिले थे, ठीक है, और उसके साथ साथ आभूषण भी मिले थे, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे लंगनाज में देखते हैं। तो लंगनाज क्या है? तो लंगनाज में क्या होता है? मेहसाना जिला में पड़ता है, मेहसाना जिला में लंगनाज पड़ता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। गुजरात में पड़ता है लंगनाज, कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ये भी याद रखिए, जो मध्यपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है ना। यहाँ पे हड्डी एवं पशुओं के साथ जो कब्रिस्तान में मिट्टी के बर्तन सब मिले थे। भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए पता है कि आपको पता है कि भीमबेटका में ही रॉक पेंटिंग मिला था, मध्य प्रदेश भोपाल के निकट में पड़ता है। एक है चिपनी जो है मांडो, चिपनी मांडो यूपी जो है इलाहाबाद के निकट है, तेलन घाटी में पड़ता है। एक है बीरभानपुर, ये साइट ही पूछता है कि मध्य पाषाणकालीन का जो स्थल है कौन कौन से हैं। तो बीरभानपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल जो है वर्धमान जिला में। और बागोर कहाँ पड़ता है? तो बागोर राजस्थान में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगनकल्लू, संगनकल्लू है कर्नाटका में, ठीक है। तुत्तीकोरिन, तुत्तीकोरिन दक्षिणी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो ये याद रखनी है। और मेन यहाँ पे फोकस था शिकारी और समुदाय। देखिए माइक्रोलिथ्स जो है क्या होता है? माइक्रोलिथ्स क्या होता है? दो जो पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग को हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, ठीक है। इसका साइट क्या है माइक्रोलिथ का? तो माइक्रोलिथ कहाँ पे मिले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जो दो पत्थरों के उपकरणों का जब प्रयोग हुआ था, तो इसका साइट पूछता है कि कौन सी जगह पे मिला था। तो आदमगढ़ याद रखनी है, जो एमपी में पड़ता है, और बागोर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, सबसे पहले मिला था। सबसे पहले जो है एक बात याद रखिए कि बागोर में ही सबसे पहले जो है जानवरों को पालतू बनाया गया था। बागोर, बागोर राजस्थान में पड़ता है। इसमें एक ही चीज याद रखिए कि सबसे पहले जो है जानवरों को इसी समय यहीं पे ही पालतू बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे नवपाषाण काल देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखनी है, दमदमा में, ठीक है। तो दमदमा में 41 मानव समाधान मिला था, ठीक है, मानव समाधान, समाधान, ये भी याद रखनी है, दमदमा, ठीक है। तो दमदमा में 41 मनुष्य का जो है समाधान मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि जैन नारायण पौड थे, ठीक है ना, उनका एक बुक था पुरातत्व विभर्व। उसमें बताया गया था कि इसमें बोला था कि महदहा जो सराय नहर राय एवं दमदमा से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला था। एक जैन नारायण पौड का एक बुक था, ठीक है, पुरातत्व विभर्व का नाम है, ठीक। तो इतना याद रखनी नहीं रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि दमदमा में 41 मानव समाधान मिले थे। एक क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद ही करना पड़ेगा। नवपाषाण काल क्या होता है कि नए पत्थर, ठीक है। नवपाषाण काल में जैसे जैसे नवपाषाण का नए नए पत्थर का विकसित हुआ, ठीक है। देखिए खाद्य उत्पादन, ठीक है। नव हम अभी जस्ट बताए थे कि जब मेसोलिथिक पीरियड था, देखिए पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, 3 पीरियड याद रखनी है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सिर्फ आग का आविष्कार किया था। नव पाषाण काल जैसे जैसे आया भाई, तो उन्होंने पशुपालन किया, कृषि नहीं किया, याद रखनी है, पशुपालन किया। खाद्य उत्पादन नहीं हुआ था नव पाषाण काल में, ये याद रखनी है। खाद्य उत्पादक इस समय नहीं था, ये याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे तो अगर पशु खाद्य उत्पादक मतलब संग्रह करते थे, इतना याद रखनी है कि नवपाषाण काल में खाद्य का संग्रहण करते थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण काल का जो पीरियड था 7,000 से 10,000, ठीक है। नवपाषाण काल का जो पीरियड था 7,000 से 10,000 तक पीरियड पे नहीं पढ़ते हैं, देखिए ना। एक मिनट, नवपाषाण काल का जो हम पीरियड पढ़े थे 7,000 से हम 1,000 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 7,000 से 1,000 तक जो नवपाषाण काल का पीरियड था, 7,000 से 1,000 तक पीरियड तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, 7,000 से 1,000 तक
नवपाषाण काल का पीरियड था, ठीक है। नवपाषाण काल का पीरियड है 7000 से 1000 पीरियड तक। यहाँ पे क्या होता था कि खाद्य उत्पादक थे, ठीक है। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में पड़ता। सबसे पहले जो है गेहूं के साक्ष्य मिले, ठीक है। सबसे पहले क्या मिले थे? गेहूं के साक्ष्य, जौ के और कपास के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। घरों के साक्ष्य भी मिले मेहरगढ़ से, ठीक है। नवपाषाण काल में जब हम पढ़ेंगे तो 7000 BC से 1000 BC तक, तो मेहरगढ़ ये इंपॉर्टेंट जगह याद रखनी, बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य, जौ और कपास के साक्ष्य मिले हैं, घरों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है ना। कश्मीर घाटी में क्या मिले थे? कि हड्डियों के बने उपकरण एवं हथियार, ठीक है। कश्मीर घाटी में हड्डियों के बने जो है उपकरण एवं हथियार, हड्डियों के बने उपकरण एवं हथियार कश्मीरी घाटी में मिले हैं, कि हड्डियों के बने उपकरण और हथियार, ठीक है। बुर्ज होम में झील के जो है किराने, ठीक है, झील के किराने गड्ढों में निवास। श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में मिले थे बुर्ज होम में, ठीक है। झील के जो है किनारे पे क्या मिला था? गड्ढे का निवास मिला था, ठीक है ना। ये बुर्ज होम में मिला था। श्रीनगर से मात्र 16 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता। इंसान के साथ जो है पालतू कुत्तों का सब दफन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम में जो मिला था इंसान के साथ पालतू कुत्ते दफनाया गया था। याद रखनी है कहाँ पे है, तो बुर्ज होम कहाँ पे पड़ता है? श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। इंसान के साथ पहली बार पालतू कुत्ते मिले थे, ये इंपॉर्टेंट था कि इंसान के साथ पहली बार पालतू कुत्ते मिले थे, ठीक है। अब कश्मीर घाटी में तो अभी जस्ट बताया कि हड्डियों के बने उपकरण मिले थे एवं हथियार भी मिले थे। बुर्ज होम सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं बुर्ज होम से, बहुत बार आए हैं कि इंसान के साथ पालतू कुत्ते का शवधन कहाँ मिला था? बुर्ज होम में मिला था, श्रीनगर में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक है गुम्फ कराल जो है यहाँ पे कुम्हारों की गुफा, ये गुम्फ कराल में नाम ही लिखा हुआ है, गुम्फ कराल में कुम्हारों की गुफा, जो श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। कृषि एवं पशुपालन के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक चिरांद है, सबसे फेमस जगह है बिहार के चिरांद में क्या मिला था? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा था, हड्डियों के उपकरण मिले थे, ठीक है। बिहार के चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिले थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार दरोगा में बीपीएससी में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार के चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करना। नवपाषाण काल के बारे में याद रखनी है। उस टाइम खाद्य उत्पादक करते थे, कृषि नहीं करते थे भाई, खाद्य उत्पादक करते थे, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में क्या मिले थे? कि सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था? गेहूं के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। उसके बाद कश्मीर घाटी में याद रखने हड्डियों से बने उपकरण। बुर्ज होम में याद रखने कि झील के किनारे गेहूं के जो निवास श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर था, जो इंसान के साथ पहली बार पालतू सब मिले थे। उसके बाद गुम्फ कराल याद रखनी है, जो 41 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, जहाँ पे कुम्हारों का गुफा मिला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के भी साथ मिले थे, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कर बोल सकते हैं कि पशुपालन होती थी नवपाषाण काल में, साक्ष्य मिले हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटका से क्या मिला था भाई? कर्नाटका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, संगनकलू कर्नाटका के, ब्राहागिरी, मरक्की जो है, पिल्कीहल और हल्लूर बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कर्नाटक से बाजरा की खेती के साथ साक्ष्य मिले नवपाषाण काल में। संगनकलू, ब्रह्मगिरी और मस्की जो है पिकलीहल और हल्लूर से। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है वहां से चावल की खेती के साक्ष्य मिले, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि चावल की खेती के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से चावल की खेती के साक्ष्य मिले। आंध्र प्रदेश से क्या मिला भाई? तो भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास बुद्धिहाल, ठीक है, बुद्धिहाल मिला है। उतनूर सबसे पुरानी जो साइट है नागार्जुन कोंडा, सबसे पुराना जो साइट है नागार्जुन कोंडा, ये भी याद रखिए। नागार्जुन कोंडा क्या है? सबसे पुराना साक्ष्य है नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ये भी याद रखनी है। भीमा और कृष्णा तुंगभद्रा नदी के पास जो है बुड्डी हाल, ठीक है, बुद्धि हाल। उतनूर में क्या मिले हैं? कि सबसे पुराने साइट नागार्जुना कोंडा। तमिलनाडु से क्या मिले हैं? तो तमिलनाडु के बारे में देखते हैं भाई। तो तमिलनाडु से परथामपल्ली और कावेरी से मिले हैं, ठीक है। बेलन घाटी में कोल्डिहवा, बेलन घाटी में कोल्डिहवा और महाग्रा सबसे पहले 7000 BC में चावल के साथ मिले थे, ठीक है। कोल्डिहवा में सबसे पहले चावल जो है चावल के साथ मिले थे 7000 BC में, चावल के साथ मिले थे कोल्डिहवा में। मेघालय में गारो पहाड़ी है, मेघालय में याद रखनी। असम में है दाओजली हेडिंग, ठीक है, जुराइट पत्थर मतलब हरा पाया गया था, ये भी याद रखनी असम के दाओजली होडिंग में, ठीक है। ये देखिए हरा पत्थर जो है ये यहाँ पे है, पाया गया था।
मिट्टी के बर्तन जो है पोट्री सबसे पहले कहाँ मिले थे, लाल और काले मिट्टी के बर्तन मिले थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन यानी पोट्री लाल और काले मिले थे। आर्ट यानी कला भीमबेटका में मिले थे। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिणी पर था। चट्टानों में चित्रकला था, मानव के चित्र थे। तो इससे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में ही पुरानी, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं काले और लाल, ठीक है। नवपसान जो है कालीन लोग संपत्ति भी धारण करते थे। मानवों द्वारा सबसे पहली धातु का जो खोज किया गया था तांबा किया गया था। क्या किया गया था, तांबा। ये इंपॉर्टेंट है कि मानवों द्वारा जो है सबसे पहले जो धातु की खोज किया गया था वो क्या किया गया था, तांबा खोजा किया गया था। क्या, तांबा खोजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, तांबा खोजा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बुर्ज होम हो गया, ठीक है। न्यूलिथिक को जो साइड है, ठीक है ना, न्यूलिथिक साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूलिथिक जो साइड है, नवपाषाण काल जो है पशुपालन के साथ साथ कृषि भी हुआ था, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड में पशुपालन के साथ साथ कृषि के भी दोनों हुआ करता था ना न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो ये याद रखिए खाद्य उत्पादक मतलब यहाँ पे कृषि हुआ करता था, नवपाषाण काल में कृषि हुआ करता था, ठीक है, ये भी याद रखिए। देखिए मध्यपाषाण काल में सिर्फ पशुपालन होता था, लेकिन जब नवपाषाण काल हुआ उसमें कृषि भी होने लगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तांबा सबसे पहले खोजा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूलिथिक जो साठ है, बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, कोल्डी हवा हो गया, चिराग हो गया, डाउजली हो गया, मतलब ये यही पूछता है कि साइट कौन कौन सा है, ठीक है। पायमपल्ली हो गया, ठीक है, हेल्लूर हो गया, ये सब साइट है। ताम्र युग देखेंगे, ठीक है ना। ताम्र युग मतलब चालकोलिथिक एज, ठीक है। ताम्र युग चालकोलिथिक एज क्या था कि ग्रामीण समुदाय यहाँ पे थे। ताम्र युग जो है चालकोलिथिक युग में ग्रामीण समुदाय थे, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में साक्ष्य मिला है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में साक्ष्य मिला है, जहाँ पे अहर सबसे पहले मिला था, अहर में। उसके बाद जो है बनास घाटी जो है गिलकुड गिलू एक मिनट, गिलुंड नाम है, ठीक है। बनास घाटी में पड़ता है गिलुंड। पूर्वी भारत में देखते हैं जो चिरांद है, ठीक है। चिरांद हो गया, गंगा नदी के पास है। बदबीना जिला मिदनापुर जिला है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बिधबीना और मिदनापुर ये कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो कॉपर मिला था इधर मिला था, क्षेत्रीय राजस्थान में मिला था कॉपर, ठीक है। क्षेत्रीय राजस्थान में सबसे पहले कॉपर मिला था। और जो है मलजखंड एमपी में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखते हैं अगर कि मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और ईरान, काली सिंधी, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ईरान और काली सिंधी थे। महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में जोरबे, नेवास और दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदा टोली। महाराष्ट्र का जो है फेमस साइट ये भी याद रखनी है, ठीक है। नवदा टोली हो गया। संस्कृत जारबे मतलब जारबे एक संस्कृति था, ठीक है। प्रवरा यानी गोदावरी की सहायक है, ये भी याद रखनी जोरबे। अब देखते हैं दैमाबाद से मुझे क्या मिला था। तो दैमाबाद में सबसे बड़ी साइट थी, ठीक है, जॉर्वे के अंतर्गत में आता था दैमाबाद में, ठीक है, जॉर्वे के अंतर्गत आता था। एक हुआ गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। तांबे की बनी जो है बहुत उपकरण मिले थे गणेश्वर से, तांबे की बनी बहुत उपकरण मिले थे। कलश की जो है, कलश में जो अस्थि मिले थे, ठीक है, उर बुरियल जिसको बोलते हैं, बुरियल बोलते हैं, पाई गई थी, ठीक है, ये भी याद रखनी है। तो दैमाबाद सबसे पहले दैमाबाद बड़ी साइट था, ये भी याद रखनी, जॉर्वे के अंतर्गत पड़ता था, जॉर्वे संस्कृति के अंतर्गत। तो गणेश्वर के बारे में बता दिया कि जो है राजस्थान में तांबे के बने बहुत उपकरण मिले थे, कहाँ पे मिले थे, गणेश्वर में। उसके बाद कलश में जो अस्थियां मिली थी दैमाबाद में मिली थी, उर बुरियल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। पक्के इंटे मिले थे, या फिर घोरे से जो है अनजान थे, ये भी याद रखनी है। पक्के इंटे मिले थे लेकिन घोरे से अनजान थे। बर्तन यानी पोट्री भी मिले थे, जो लाल काली और है घोरुआ रंग की भी थी। यहाँ पे साइट्स हो गया, जैसे यहाँ पे हड़प्पा हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब भी है, लोथीवाड़ा जो है आहार कल्चर्स हो गया, ठीक है। क्याथा हो गया, जो भी है मिनमिन जो कल्चर है, जारवे हो गया, जारवे कल्चर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जारवे कल्चर कहाँ पे, तो यहाँ पे है जारवे कल्चर्स। हड़प्पा सभ्यता इधर फैला हुआ था उस टाइम। अन्य महत्वपूर्ण साइट देखते हैं कि जो है इंडिया जो है शब्द सिंधु से आया है, ठीक है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु, ठीक है। इंडिया शब्द कहाँ से आया, सिंधु से आया, जो संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। किसी प्रकार के जो है मोगालिद, ठीक है, कब्र यानी जो स्मारक होते हैं में पत्थर के टुकड़े कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित किए गए थे, ठीक है। केरियन सर्केल ने कहा था। मेगालिथ, मेगालिथ खड़ा करने की जो है प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले किया गया था, ठीक है। मेगालिथ जो है
खड़ा करने की जो प्रथा था। सेल्ट जो है नवपाषाण कालीन का एक औजार है। सेल्ट जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ज्ञान महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है। होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो ये हथनौरा एमपी में, ठीक है, हथनौरा एमपी में होमो इरेक्टस की जो है खोपड़ी पाई गई थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हथनौरा एमपी में पाया गया था, ठीक है ना। होमो इरेक्टस की जो है खोपड़ी किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो हथनौरा में एमपी में पाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद बता रहा हूँ। अब हमारा जो जो इंपॉर्टेंट जो है उसको हटाते हैं, जो प्रमुख जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे कि हमारा जितने भी क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव है, तो सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देखेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिविजन करवाता हूँ, ठीक है ना, कि आप लोग अच्छा से एकदम से रिविजन कर लें, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिविजन करवाऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन तो स्टार्ट होगा ही ना। देखिए वो सब नहीं जानते, सबसे पहले रिविजन जरूरी होता है। तो जो भूलने वाला बात क्या होता है कि जो डेट वगैरह नहीं होता, जो कहाँ से कौन सी जगह से क्या मिला है, ये सब भूल जाते हैं। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, ठीक है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ, ठीक है ना। वही हैंडेक्स का उपकरण सबसे पहले मैं बताया था कहाँ से मिला था, तमिलनाडु के मद्रास के पास मिला था, ठीक है। हैंडेक्स का उपकरण मिला था, ठीक है। और जो स्टोन का इक्विपमेंट्स था, जिसमें कि हैंडेक्स हो गया, क्लीवर्स हो गया, ठीक है ना, स्क्रैपर्स हो गया, ये सब स्टोन का बना हुआ उपकरण मिला था। और बेलन घाटी से क्या मिला था आपको पता है? साक्ष्य बेलन घाटी से मिले, सोहन घाटी से और नर्मदा घाटी से उस टाइम मिला था। के पेंटी एमपी से मिला था। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। जो भूलने वाला बात है, पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पीछा पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। साइज ऑफ इक्विपमेंट डिसऑर्डर कब हुआ था? जिसको जो साइज ऑफ इक्विपमेंट डिसऑर्डर हुआ था उसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। पशुपालन का जो फर्स्ट एविडेंस मिला था, प्रथम साक्ष्य मिला था, आदमगढ़ एमपी में पड़ता है। कहाँ? आदमगढ़ एमपी मिला था। पशुपालन का जो है डोमेस्टिकेशन का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। और सेकंड नंबर पे राजस्थान के बगौर में भी डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य मिला। पहला आदमगढ़ याद रखनी है, दूसरा राजस्थान का बगौर याद रखनी है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ मिला था? तो ये याद रखनी है, जो मानव अस्थियों के जो है प्रथम साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनगर नामक क्षेत्र में। मानव अस्थि के जो है प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? उत्तर प्रदेश के नगर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनहर नामक स्थान पे मिला था, ठीक है। सिर्फ साइट बताएंगे। प्रथम साक्ष्य जो है एग्रीकल्चर का कहाँ मिला है, और सबसे पहला खेती कौन सा मिला किया गया था? तो बार्ले जौ क्वेश्चन में आ गया। प्रथम साक्ष्य जो है एग्रीकल्चर्स का मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पहला कृषि का साक्ष्य मिला था, पहले बार्ले जौ मिला था, उसके बाद वीट गेहूं कपास मिला था। चावल की खेती के साक्ष्य पूछेगा क्वेश्चन में, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहाबा इलाहाबाद में चावल की खेती का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डिहाबा, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पड़ता है कोल्डिहाबा। जम्मू एंड कश्मीर में क्या मिला था? जो बुर्जहोम नामक स्थान पे जस्ट बताए थे कि मानव अस्थि के साथ, किसका अस्थि मिला था? मानव अस्थि के साथ मिला था। मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थि के साथ मिला था, ठीक है। कुत्ते की अस्थि मिली थी, मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थि मिली थी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं, जो क्वेश्चंस भूल जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी में जो अलेक्जेंडर कलिंगम, ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक है, ये याद रखिए। 1856 में अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और जो इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो बता दूंगा। 1905 ईस्वी में जो थे ASI थे, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम। चेयरमैन हुआ करते थे जॉन मार्शन। टीम इनका था एक दयाराम साहनी। तो इस टाइम हड़प्पा सभ्यता के खोज हो गया था इस टाइम, ठीक है। जो इस मेन जो क्वेश्चन था मैं वो बता देता हूँ, ठीक। इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद हड़प्पा आ जाता है, चलो कोई बात नहीं है। जो हमारा जो क्वेश्चन है पूरा डीप में समझेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, जो अभी तक हम नहीं पढ़े हैं वही सारे क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, मैं अभी ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो भाई रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये क्या थे? तो भाई भूवर्ग वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, और पुरातात्विक विद भी थे, ठीक है। ए एंड बी दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूवर्ग वैज्ञानिक थे एंड पुरातात्विक विद थे, ठीक है, ये भी याद रखनी है, ठीक है ना। इन्होंने 1863 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे 1863 ईस्वी में किसका खोज किए थे? ये याद रखनी है। कुषाणकालीन जो बस्तियों होता है ना,
उनका अन्वेषण का शुरुआत किया था सबसे पहले इन्होंने ही किया था। जो पाषाणकालीन जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, पाषाणकालीन जितनी भी साइट्स थे स्टार्टिंग में ही 1863 ईस्वी में इन्होंने से ये स्टार्ट किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कोपेनहेगन, ठीक है ना, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और जो है लौह युग का जो है त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से ही कांस्य और लौह युग का जो है त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? आप बताइए इसमें किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थॉमसन ने कब किया था? डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से लेके, ठीक है ना, 1818 से और 1820 ईस्वी में, ठीक है ना, एक आयोग का रिपोर्ट आया था 1818 और 1820 ईस्वी में। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है सामग्री के आधार पर पाषाण और कांस्य और लौह युग का जो है त्रियुगीय विभाजन, ठीक है ना, क्रिश्चियन, किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन नाम है इनका, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन इनका पूरा नाम है, ने किया था, ठीक है। 1836 ईस्वी में इसी के वर्गीकरण के अनुसार ही संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1836 ईस्वी में। तो ये याद रखिए कि कोपेनहेगन पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आईएएस का प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया भाई। आईएएस का प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच जेड जो है, लॉन्गहर्स्ट, रॉबेल अस्बेल जो है, जेम्स बर्गेस और जो है वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? भाई ये बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है ना। तो अब बताइए, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा सर्वर का तो इशू लग रहा है मुझे ना, थोड़ा सा सर्वर का। ठीक है, जो आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछा गया ये क्या है, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है अलेक्जेंडर जो है री एच जो है एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्क्वेल, जेम्स बर्गेस और जो है वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे। याद रखिए, पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो है पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। भाई पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिए, मध्य पाषाण काल में, जस्ट मैंने बताया था पशुपालन मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि भी हुआ था, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड में, ये याद रखिए। तो उत्खनन के प्रमाणों के पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, ये भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मध्य पाषाण कालिक जो है प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान क्या है? मध्य जो पाषाणिक जो है प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जस्ट अभी बताए थे, पशुपालन के जो है कहाँ पे मिला था आप बताइए। तो आदमगढ़ में, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में। अभी जस्ट वो तो बताए थे, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में, ठीक है ना। पशुपालन के प्रमाण के साथ मिले थे। निम्नलिखित में से जो है किस स्थल से हड्डी के उपकरण, भाई हड्डी के उपकरण कहाँ मिले हैं? जस्ट मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही कि हड्डी के उपकरण कहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना। तो हड्डी के उपकरण मिले थे महदा से भी मिला हड्डी के उपकरण, और सराय नाहरराई से भी मिले हैं। मतलब इसका सी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। तो महदा से भी मिला और सराय नाहरराई से भी मिला है, ठीक है, हड्डी के उपकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हड्डी से निर्मित जो है आभूषण, ठीक है ना, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो भाई हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए ये बताइए, तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। तो सराय नाहरराई से भी हुआ हड्डी से निर्मित आभूषण, और महदा से मिला, मतलब ए एंड बी होगा इसका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सराय नाहरराय और महदा दोनों से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से जो है मध्य कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना, पश्चिम से पूर्व में, ठीक है ना। तो पश्चिम से पूर्व कौन सा होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भीरमानपुर आएगा, ठीक है। सबसे पहले भीरमानपुर, उसके बाद आएगा नहीं भीरमानपुर नहीं, पहले महदा आएगा ना। भीरमानपुर कैसे आएगा, सबसे पहले महदा आएगा, मतलब 4 आएगा, सबसे पहले महदा आएगा, ठीक है। महदा के बाद आएगा लेखहिया, उसके बाद आ जाएगा क्या, पैसरा 1, लास्ट में 3 आ जाएगा, मतलब 4 2 1 3, 4 2 1 एंड 3। पहले महदा आएगा, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की करना है ना, तो वेस्ट से ईस्ट करना, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले आएगा क्या, महदा, भीर भानपुर और लेखनिया और पैसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 9 नंबर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, भाई एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो मिले दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिला, कहाँ से मिला, दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। खदानों में जो है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो खदानों की कृषि सबसे पहले पूरा पाषाण काल से, ठीक है। पूरा पाषाण काल से खदानों की संस्कृति सबसे पहले पूरा पाषाण काल से, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखते हैं। सॉरी, खदानों की संस्कृति कहाँ से हुआ था, एक सेकेंड, इसका पूरा पाषाण काल से हुआ था, नहीं। खदानों की संस्कृति सबसे पहले हुआ था नव पाषाण काल में, ठीक है ना। खदानों की कृषि सर्वप्रथम, ठीक है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में होता है, ये याद रखनी। क्योंकि यहाँ पे पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, सिर्फ खेती हुआ करता था, नहीं इस टाइम खेती नहीं हुआ करता था, इस टाइम सिर्फ पशुपालन हुआ करता था। नव पाषाण काल में ही आया था। पूरा पाषाण काल में पशुपालन भी नहीं था, पूरा पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में सिर्फ आग का आविष्कार। मध्य पाषाण काल में किसका हुआ, पशुपालन। और नव पाषाण काल में क्या हुआ, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, याद रखनी है। पूरा पाषाण काल में आग, मध्य पाषाण काल में पशुपालन और नव पाषाण काल में याद रखनी है कृषि, ठीक है। 3 चीज है, 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है, 3 चीज ही याद रखनी है, ज्यादा याद नहीं रखनी, ठीक है ना। 10 नंबर हो गए, 11 नंबर देखते हैं। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, भाई अब बताओ, भारत में सबसे पहले मानव कहाँ मिला है? तो भारत में सबसे पहले मानव नर्मदा घाटी में, याद रखिए कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से मिला। कहाँ से, नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानव का कंकाल नर्मदा घाटी से मिला, ये भी याद रखनी है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था? तो भाई मानव का जीवाश्म जो है सबसे पहले कौन सी नदी घाटी में प्राप्त हुआ था, ये बताइए तो, कौन सी नदी घाटी में सबसे पहले प्राप्त हुआ था? देखिए भाई, ऐसा तो हम नहीं कोई आंसर मार कर सकते कि गंगा नदी में हुआ, यमुना नदी में, ताप्ती नदी में, नर्मदा घाटी में। ये गंगा नदी भी हो सकता है, इसका नर्मदा घाटी भी हो सकता है, बट यमुना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक उपयुक्त, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर देखते हैं। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, भाई सबसे अनुज अभी जस्ट बताए थे, सबसे पहले अनाज क्या हुआ था? तो जौ की खेती, सबसे पहले जौ की खेती हुआ था। कौन सा, जौ की खेती सबसे पहले हुआ था, जौ की खेती याद रखनी है। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो लघुरा देव से, कृषि की जो है प्राचीनतम साक्ष्य लघुरा देव से ही हुआ, ठीक है ना। लघुरा देव इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघुरा देव से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 16 भी हो गया, 17 देखते हैं।
नवपाषाण युग में जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक परिणाम प्राप्त हुए? ठीक है, प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ना नवपाषाण युग का है, ठीक है ना। तो नवपाषाण युगीन का जो हम स्थल आपको हम बता दिए थे, मेहरगढ़ में, ठीक है। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि की जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? पशुपालन एंड कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? ठीक है, ये बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पशुपालन एवं कृषि के ज़्यादा इसमें से हुआ, ठीक है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैंने बताया था मेहरगढ़ से भी हुआ है, ठीक है ना, किले गुल मोहम्मद नहीं अंजीरा से भी हुआ है, तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। बीपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। 18 का हो गया, 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से जो है वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम जो है प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए दोनों भी सही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चावल का भी साक्ष्य तो मिला है, जौ का, धान का भी, और बहुत सारे पुरा जो तात्विक स्थल भी मिले हैं, पुरा स्थल, ठीक है, उत्खनन है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम जो है अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है, प्राचीनतम जो अस्थाई जीवन है मेहरगढ़ से मिले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से जो है किन स्थलों से मध्यपाषाण काल और जो है में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन के मिले हैं, तो बगौर से, ठीक है, बगौर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राप्त मिले हैं, तो बगौर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखते हैं 22 का ना। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? भाई चालकोलिथिक युग किसको बोलते हैं? तो चालकोलिथिक युग किसको बोलेंगे? तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग बोलते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार जो है सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। आहार बासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं है। धातु का जो है काम अहिरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के जो है मृदभांड मिले हैं, जिन पर समानता सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति की उकेरी की है। तो भाई आहार सभ्यता के बारे में आप बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिरवासी तांबा गलाना जानते थे, पहला तो राइट है, ठीक है। चावल से परिचित नहीं थे, भाई ऐसा नहीं, चावल से परिचित है, ये गलत है, ठीक है ना। परिचित नहीं कैसे होगा? परिचित है ना, अगर यहाँ हाई रहता ना तो राइट होता, लेकिन नहीं लिख दिया इसलिए गलत हो गया। धातुओं का जो है काम अहिरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन, ये भी सही है। यहाँ से काले जो है लाल रंग के मृतभांड मिले, भी सही है, मतलब कि ऑप्शन 1, 2, 1, 3 एंड 4 सही है, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से जो है किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण काल से लेकर मतलब हड़प्पा संस्कृति तक कौन सा स्थल इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, ये याद रखनी है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, ये याद रखनी है। नब्दा टोली का जो उत्खनन है किसने किया था? नब्दा टोली का, भाई तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। नब्दा टोली का जो उत्खनन है किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया, ठीक है, एच.डी. संकालिया ने किया था उत्खनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखते हैं। नब्दा टोली का जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो भाई नब्दा टोली तो सबको पता होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ना। नब्दा टोली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नब्दा टोली कहाँ पे? मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नब्दा टोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखते हैं। बृहत पाषाण जो है स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक है। बृहत पाषाण जो है स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक है ना। कौन सा है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। तो बृहत पाषाण स्मारक में मृतकों की जो है दफनानों की स्थान के रूप में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ले देखते हैं 28 नंबर। राख का टीला जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है, तो राख का टीला किसको बोलते हैं? तो याद रखिए भाई, राख का टीला हम किसको बोलते हैं? तो संगन कल्लू को, ठीक है, संगन कल्लू को हम राख का टीला बोलते हैं। संगन कल्लू को क्या बोलते हैं? राख का टीला बोलते हैं, ये याद रखिए, संगन कल्लू को हम राख का टीला बोलते हैं। भीमबेटका, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल जो है
प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भीमबेटका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भाई तो सबको पता होगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका की, सॉरी भोपाल में नहीं, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ठीक है, भीमबेटका भोपाल में थोड़ी है, अब्दुल्लागंज कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। ठीक है, रायसेन भीमबेटका का गुफा एमपी में ना है, भोपाल कहाँ से आ गया? एमपी में है तो अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। अब्दुल्लागंज कहाँ पड़ता है? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्लागंज रायसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत में जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं? तो कौन सा शिलाश्रय था जिसमें सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो कौन सा शिलाश्रय था सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं, भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और शैलचित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को भी खोजा था? किसने देखा था? जैसे अभी नहीं बताते कि वो ट्रेन से जा रहे थे तो वहां पे रुके थे तो शायद शहर में देखे थे, तो अब बताइए इन्होंने किसने देखा था? तो बकनकर। ठीक है, बीएस बकनकर। ठीक है, बीएस बकनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीएस बकनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखा है, ठीक है, शैलचित्रों के भीमबेटका के गुफा को। भीमबेटका की खोज किसने किया? तो भाई भीमबेटका की खोज किसने किया, अब बताइए। भाई देखा होगा जिसने ही ना खोज किया होगा, इतना तो याद रखनी है ना, जो देखा होगा डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर। ठीक है, जो देखा होगा उसी ने तो खोज किया होगा ना। गैरिक जो है मृदवान पात्र। ठीक है, गैरिक मृदवान पात्र जो है ओसीपी का नामकरण हुआ था। ओसीपी का नामकरण किसने हुआ था? 35 का देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदवान जो है पात्र ओसीपी का जो नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ताम्र जो है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह जो रख कर दफनाते थे? तो भाई किस तरह रख कर दफनाते थे, इसका भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर से पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भाई जरूरी भी है। 36 तो भी हुआ ना, 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान मिला? भाई तो जस्ट बताएं थोड़ी देर पहले, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो है सावधान मिला है, जो श्रीनगर से कितना 21 किलोमीटर दूर है ना, बुर्ज होम। ठीक है, ये याद रखनी है, बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, 38 का देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का जो है बुर्ज होम में मिला था? ठीक है, बुर्ज होम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते का दफनाया जाने का? तो बुर्ज होम। तो जस्ट यही क्वेश्चन आ रहा है, सेम सेम। 39 देखे, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भाई गर्त आवास के साक्ष्य, भाई ये इंपॉर्टेंट है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो बुर्ज होम में ही गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सूचीवंश सूची 2 से मिलाना। ठीक है, नीचे दिए गए कोड में जो भी दिया हुआ। नेवासा किससे रिलेटेड है भाई? नेवासा किससे रिलेटेड है बताइए। तो नेवासा जो रिलेटेड है, नेवासा रिलेटेड है कर्नाटका से। ठीक है, ईसमपुर, ईसमपुर किससे रिलेटेड है? तो भैया ईसमपुर जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। डिडवाना तो भाई सबको पता होगा, डिडवाना है किससे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, नेवासा किससे रिलेटेड है? तो नेवासा महाराष्ट्र से है, नेवासा महाराष्ट्र में। ईसमपुर जो है कर्नाटका में है। ठीक है, डिडवाना तो सबको पता होगा, डिडवाना कहाँ पे है? तो डिडवाना राजस्थान में। गुडियम गुफा कहाँ पे? तो गुडियम गुफा तमिलनाडु में, ये याद रखिए। नेवासा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ पे? कर्नाटका में। डिडवाना कहाँ पे? राजस्थान में। गुडियाम जो गुफा है तमिलनाडु में है, ये याद रखनी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ठीक है ना, तो इसको जस्ट मिला दीजिए। नेवासा कहाँ पे है, जस्ट अभी बताया तमिलनाडु में। ईसामपुर कहाँ, ईसामपुर कहाँ पे है, जस्ट मैंने बताया ना, डिडवाना। सॉरी, नेवासा राजस्थान में है ना, ईसामपुर डिडवाना। डिडवाना, एक सेकंड यार, कन्फ्यूजन कहाँ से हुआ? नेवासा महाराष्ट्र में है, डिडवाना। सॉरी, नेवासा तो ठीक है, महाराष्ट्र में है ना, यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी। नेवासा महाराष्ट्र में हो गया, ईसामपुर कर्नाटक में हो गया, डिडवाना राजस्थान में हो गया, गुम्फियन गुफा तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी क्या बता दिया यहाँ पे, नेवासा महाराष्ट्र में तो है, नेवासा महाराष्ट्र में, ईसामपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में है, गुम्फियन गुफा तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो किस क्षेत्र से मिला है भाई सबसे ज्यादा मानव कंकाल? तो सबसे ज्यादा मानव कंकाल जो है लेखहिया से मिला, लेखहिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिला है। यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया है 2016 में, लेखहिया से विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सबसे सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया, लेखहिया नाम ही है। ठीक है ना, नीचे दिए गए कथनों पर विचार, अभी कथन दिया हुआ है और आर कारण भी दिया हुआ। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नुत्तल भुत्तल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रज्वलन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल के में जो है शुष्कता का चरम चरण था, ये भी बोल सकते। कौन सा सही है बताइए? तो क्वेश्चंस का लेवल तो भाई अच्छा खासा है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है। आर आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है के कारण ही इस काल का शुष्कता का चरण था। क्योंकि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने जो है नुत्तल भुत्तल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रज्वलन किया था। व्याख्या सही कर रहा है। ठीक है ना, ये जो है आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये भाई झारखंड पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। भारतीय पुरातत्व जो है सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? तो किसका संकलन कार्य है भाई, किसका संकलन कार्य है? तो संस्कृति का, संस्कृति का संकलन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व जो है का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो है जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जो है मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जो है मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। ठीक है ना, भोपाल में। तो भाई क्वेश्चंस का यहाँ पे एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, और मैंने शुरू से लेके सारे मतलब लास्ट तक जितने भी पाषाण काल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे एग्जाम कवर किए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। रिवीजन करने के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो बाय बाय दोस्त।